अस्सलामुअलैकुम। थर्ड पढ़ लो में खुशामदीदी है। G504 का लेसन नंबर 40 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। कल्चर डिफरेंस एंड आइडेंटिटी टॉपिक नंबर 236 से 241 तक कवर करेंगे जी। इसमें जी बेसिकली उन्होंने जापानीज़ कल्चर और वेस्टर्न कल्चर की खसूसियात बयान की हैं कि क्या डिफरेंस है लर्निंग के हवाले से इन दो कल्चर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले जी आ जाएं। द मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आर बोथ अफेक्टेड बाय कल्चर। क्लियर है कि आप कैसे कोई चीज़ सीखते हैं और कोई आपको कैसे कोई चीज़ सिखाता है, ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? कल्चर पे। एक कल्चर में किसी और तरीके से चीज़ें सिखाई जाती हैं और कोई और तरीके से वो सीखते हैं। एक कल्चर में किसी और तरीके से सीखा जाता है क्योंकि वो कल्चर ही ऐसा है, वहाँ पे सिखाई ही इतना जाता है। मतलब मिसाल के तौर पर जी, अब ये सिंपल सी मिसाल, पाकिस्तान में देसी पेरेंट्स कितने सख्ती से बच्चे को ट्रीट करते हैं, मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं पेरेंट्स एक तरह से। जितना भी अगर हम बाहर के ममालिक से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ पे स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, बाहर के ममालिक में क्या होता है, ज़रा सा कुछ होता नहीं है वो बच्चा कॉल कर देता है पुलिस को, तो वहाँ पे तो कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो ये कल्चर के हवाले से होता है कि कोई बच्चा कैसे सीखता है और कोई बच्चा कैसे सीखता है या कोई कैसे सिखाता है उसे। अच्छा जी, जापानीज़ कल्चर का उन्होंने बताया है कि जब हमने जापानीज़ कल्चर में देखा तो वहाँ पे क्या होता है। वी फाइंड दैट वॉचिंग, इमिटेटिंग, मेमोराइजिंग एंड अदर रिसेप्टिव मेथड्स आर वेल रिप्रेजेंटेड इन देयर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ जापानीज़। उनके कल्चर में ज़्यादातर क्या कहा जाता है, किस तरह तरीके से सिखाया जाता है कि बच्चे देखें, उसको इमिटेट करें, मतलब उसको पहले एज टू एज इमिटेट करें, नकल उतार के। इमिटेट होता है नकल उतारना, बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए टीचर कर रही है। पहले देखें, ऑब्जर्व करें, इमिटेट करें, मेमोराइज करें उसको। ये सारे रिसेप्टिव मेथड होते हैं। रिसेप्टिव मेथड से मुराद कि आप कोई चीज़ रिसीव कर रहे हैं, आपका दिमाग, आपकी बॉडी कोई चीज़ रिसीव कर रहा है, ये सारे रिसेप्टिव मेथड्स कहलाते हैं। तो जी जापानीज़ कल्चर में ये देखा गया, जापानीज़ कल्चर में ये देखा गया। फिर वेस्टर्न कल्चर में क्या देखा गया? प्रोएक्टिव वेस्टर्न टीचिंग लर्निंग रेप्टाइल वी फाइंड डूइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंपेयरिंग, डिस्कसिंग एक्सेट्रा। वहाँ पे क्या बच्चे करते हैं, वहाँ पे बच्चे ज़्यादातर प्रैक्टिकली करना प्रेफर करते हैं उस चीज़ को। डूइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक उनके सामने प्रॉब्लम दे दिया जाता है, टीचर उसे प्रॉब्लम देती है और वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयर करते हैं वो एक दूसरे के काम को। कंपटीशन होता है वहाँ पे, ज़्यादा डिस्कस करते हैं वो, टीचर और स्टूडेंट डिस्कस करते हैं मसलों को। इस तरह से वो चीज़ें सीखते हैं बच्चे और इस तरह से टीचर उन्हें सिखाती है। ठीक है, द फॉर्मर पुट्स emphasis on perception and consideration of whole context prior to understanding। जो जापानीज़ कल्चर है वो किस चीज़ पे एम्फेसिस करता है, किस चीज़ को ज़्यादा जोर देता है कि बच्चे किसी चीज़ को करने से पहले उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझें। पहले उसे ऑब्ज़र्व करें, देखें, उसको ऑब्ज़र्व करें, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझें। ठीक है, उसको इमिटेट करें, उसको मेमोराइज करें, देन वो कोई चीज़ फिर आगे जाके प्रैक्टिकली करें। ठीक है, जबकि वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, लेटर पुट्स एम्फेसिस ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ओवर्ट मैसेज एंड एक्सपेक्ट्स अ प्रॉम्प्ट रिएक्शन टू इट। लेटर जो कल्चर है उसमें क्या होता है कि वो टीचर उसे मैसेज देती तो देती है, वो एक रिएक्शन भी उसी वक्त एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चा उसी वक्त उसे काम को करे, उसे प्रैक्टिकली करे, उसको प्रैक्टिकली सीखे, उसका रिएक्शन उसे आउटपुट दे टीचर को उस वक्त। ठीक है, ये वेस्टर्न में होता है। फॉर्मर इज़ नियरर टू द डिफेंसिव। जो जापानीज़ कल्चर है वो एक डिफेंसिव कम्युनिकेशन बिहेवियर कहलाता है, जो कि वेस्टर्न कल्चर है उसे ऑफेंसिव टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बिहेवियर कहा जाता है। ये हम लर्निंग लैंग्वेज के आपको वो कह रहे हैं कि लर्निंग लैंग्वेज के हवाले से जापानीज़ और वेस्टर्न कल्चर में ये देखा गया है। तो डिफेंसिव जो है कम्युनिकेशन बिहेवियर वो जापानीज़ का होता है, और ऑफेंसिव टाइप जो होती है वो वेस्टर्न कल्चर की होती है। आपने इन दोनों के
फ़र्क याद रखने हैं, और MCQs तो फिर साथ साथ चल ही रहे हैं, ठीक है ना। गुड कम्युनिकेशन इज़ द की स्टोन ऑफ ऑल टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। जी उसका कहना है कभी भी कोई चीज़ सिखाते वक्त या कोई चीज़ सीखते वक्त जो एक की स्टोन, जो एक बीच की चीज़ होती है, वो है गुड कम्युनिकेशन, जो कि अहम किरदार अदा करती है किसी चीज़ को सीखने में या किसी चीज़ को सिखाने में। बट द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय गुड कम्युनिकेशन एंड बाय whom। तो इसका उन्होंने कहा है इन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट इट इज़ स्मूथ verbose interaction, exchange of ideas, exchange of doubts and offering solution to problems, discussion and debate। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में, वेस्टर्न कल्चर में क्या टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में समझा जाता है कि किस तरह वो चीज़ वो करते हैं, किसी भी चीज़ को सीखते हैं, फिर अगली कैसे सिखाती हैं उन्हें। जी कम्युनिकेशन जो होती है स्मूथ होती है, वर्बोस इंट्रैक्शन होता है, मतलब बाकायदा वर्बली, बाकायदा वर्ड्स, वो पूरे पूरे सेंटेंस बोल के कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि हेजिटेट हो रहे हैं और एक एक वर्ड के वो बोल रहे हैं कि अच्छा ओके ये नहीं, बाकायदा इंट्रैक्शन होता है, आइडियाज़ एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, स्टूडेंट टीचर से एक्सचेंज करता है, टीचर स्टूडेंट से एक्सचेंज करता है, डाउट्स एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम के सल्यूशन, प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, डिस्कशंस होती हैं, डिबेट होती हैं, ठीक है। जबकि जापानीज़ कल्चर में क्या होता है, जापानीज़ कल्चर थिंग्स वर्क डिफरेंटली। फॉर दैम प्राइमरी फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू मेंटेन गुड ह्यूमन रिलेशनशिप। MCQs जी वेस्टर्न कल्चर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से डिस्कशन करना पसंद करता है, कम्युनिकेशन करना पसंद करता है, वो बेसिकली हर चीज़ के बारे में डिस्कस करना पसंद करता है, क्वेश्चन पूछना पसंद करता है। जापानीज़ कल्चर का जो प्राइमरी फंक्शन है उसकी नज़र में कम्युनिकेशन का, जी हमें इंसानों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं, गुड ह्यूमन रिलेशनशिप हमें मेंटेन करना है अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए, उनका ये प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। तो जी अब आगे उन्होंने कहा है वी विल एग्जामिन Japanese teaching learning interface using Hofstede's पता नहीं जो भी है, Hofstede's कल्चरल डायमेंशंस थ्योरी एज अ फ्रेमवर्क। ये जिसने भी है इसने एक कल्चरल डायमेंशन थ्योरी दी है, उसके बेस पे उसने 4 डायमेंशंस दी हैं जिसकी बिना पर आप जापानीज़ टीचिंग और लर्निंग का जो है कल्चर वो एग्जामिन करेंगे। तो वो 4 डायमेंशन क्या है, आइडेंटिटी, हायरार्की, ट्रुथ एंड वर्चू। आइडेंटिटी पे आ जाएं जी। सबसे पहले उनका कहना है, ऑल तो हमने ये देखा है जापानीज़ कल्चर में कि वो वेस्टर्न वैल्यूज़ की तरफ आ रहे हैं, जिस तरह के वेस्टर्न कल्चर में प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है और वो बड़ा कहते हैं कि हमने ये काम खुद ही करना है, अकेले करना है, किसी की मदद नहीं लेनी। ये वेस्टर्न वैल्यूज़ और वेस्टर्न कल्चर्स में ये ज़्यादातर देखा गया है। तो जापानीज़ जो होते हैं वो अक्सर इस तरफ आते हैं, देखा गया है। बट उनका कहना ये बस जिसे कहें ना ऊपर ऊपर से ही देखा गया है, वरना वो जब रियल लाइफ में आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कोलेक्टिविस्टिक बिहेवियर पैटर्न्स शो करते हैं। ये क्या है, बट इन रियल लाइफ सिचुएशन दे ऑफन बिहेव अकॉर्डिंग टू द कोलेक्टिविस्टिक बिहेवियर पैटर्न्स। कोलेक्टिविस्टिक्स बिहेवियर पैटर्न क्या होते हैं, इकट्ठे मिलके काम करना वो प्रेफर करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना वो प्रेफर करते हैं बजाय के अकेले काम करने के। ठीक है, तो उनका कहना है कि जापानीज़ कल्चर में ज़्यादातर इसी चीज़ को प्रेफर किया जाता है और वो रियल लाइफ ज़िंदगी में इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसी बिहेवियर को फॉलो करते हैं कि हमने इकट्ठे काम करना है। Students do not volunteer in answering question in class, not because they do not have knowledge, but because no one takes the audience to be singled out from the group। उनका कहना है क्लास में जब कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे जवाब नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते कि उन्हें पता नहीं है उस चीज़ का, वो इसलिए नहीं देते क्योंकि वो एक
क्या कह लें, एक अगर बच्चा जवाब देता है, एक अगर बच्चा ग्रुप से जवाब देगा तो मे भी उसके ग्रुप के बकाया मेंबर्स शायद उसके जवाब देना पसंद ना करें कि भाई हम जब जवाब नहीं दे रहे तो ये क्यों दे रहा है। या इसकी सिंपल सी मिसाल अगर मैं आपको दूं तो टीचर अगर पूछती है कि कोई टेस्ट तो नहीं है, ठीक है, तो वो जो एक बच्चा होता है ना जो बड़ा शोखा होके कह देता है कि नहीं जी आपने टेस्ट दिया था कल, हाँ टीचर जी, तो ये जापानीज़ कल्चर में ना वो बच्चा नहीं होता ठीक है, वो बच्चा नहीं होता, वो ना चुप करके बैठता है कि नहीं जी मैंने नहीं कहना, मैंने अपने ग्रुप जो मेरे क्लास ग्रुप है मैंने उसके खिलाफ वर्जी नहीं करनी, मैंने ये नहीं बोलना, ठीक है, मैंने चुप करना है। तो ये होता है जापानीज़ कल्चर में, ठीक है। तो जब इस तरह के उनके बिहेवियर हैं तो उनकी कम्युनिकेशन कैसी होती है, लेस कम्पिटिटिव होती है, बिहेवियर और एटीट्यूड उनका लेस असर्टिव होता है, कम्युनिकेशन भी लेस असर्टिव होती है, या मतलब इतना थोपते नहीं हैं वो एक दूसरे के साथ बस मिलके काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना पसंद करते हैं। इन वेस्टर्न सेटिंग द मेन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज़ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, MCQs के जी वेस्टर्न सेटिंग में कम्युनिकेशन का मेन फंक्शन इन्फॉर्मेशन देना और एक इन्फॉर्मेशन लेना समझा जाता है, जबकि जापानीज़ कम्युनिकेशन में जो ये है इसे सेकेंडरी इम्पोर्टेंस दी गई है कम्युनिकेशन को, कि नहीं जी जो फर्स्ट हमारी इम्पोर्टेंस है ना कम्युनिकेशन की वो है ह्यूमन रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ मेंटेन करना, जबकि इन्फॉर्मेशन देना और लेना हमारी सेकेंडरी ज़रूरत है कम्युनिकेशन में। ये जापानीज़ कल्चर में देखा गया है। ये जी आपने जो है ना इसके सारे फ़र्क याद रखने हैं, ठीक है। तो जी क्या है, देयरफॉर जापानीज़ सैक्रिफाइस इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, जापानीज़ जो होते हैं वो अपने जो खुद के मर्जियाँ होती हैं, वो खुद के जो चॉइसेस होती हैं उन्हें अपने ग्रुप चॉइसेस के ऊपर कुर्बान करना पसंद करते हैं। प्रेफरेंस की यही होती है कि ग्रुप कम्युनिटी के साथ चला जाए, जो ग्रुप का फ़ैसला है, जो इज्तिमाई फ़ैसला है उसी के साथ रहा जाए और उसी को माना जाए। Japanese sacrifice individual preferences or convenience, keep back opinions and control their communicative behavior to meld into the group। ठीक हो गया। ट्रुथ के हवाले से अब उनका क्या है जापानीज़ का रवैया। द जापानीज़ स्टूडेंट अवॉइड risks and show little value for personal choice और freedom of thought। अपनी चॉइसेस, अपनी फ्रीडम ऑफ थॉट, अपने जो सोच है वो उस चीज़ को पीछे कर देते हैं, वो उस चीज़ को प्रेफर नहीं करते। जैसे पहले भी मैंने बोला है, ग्रुप का जो इज्तिमाई फ़ैसला है, ग्रुप की जो इज्तिमाई सोच है वो उसी के साथ चलना पसंद करते हैं, और ट्रुथ के हवाले से भी उनका यही तरीक़ेकार है, रवैया है, ठीक है। दे वुड rather be quiet than risk thinking differently, ठीक है। इफ़ दे आर unsure of how to do things, they would either refuse to do it or they would follow the crowd as carefully as possible। रिस्क लेना वो पसंद नहीं करते, अपनी चॉइस को वो प्रेफर नहीं करते, ग्रुप ने जो कह दिया, ग्रुप का जो फैसला है उसी के पीछे चलो बस। हायरार्की पे आ जाएं जी। हायरार्की के ऊपर क्या है, इन जापानीज़ कल्चर द वर्ड्स एंड The words and statements of authority, hence of teachers, are not doubted or criticized। जापानीज़ कल्चर में जो भी उनकी हायरार्की है, जो सीनियर है, जो भी सीनियर सीट पे बैठा हो, चाहे टीचर है वो, चाहे जो मर्ज़ी है, उसकी स्टेटमेंट्स को, उसके वर्ड्स को ना तो शक की निगाह से देखा जाता है, ना क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ना उसके ऊपर सवाल उठाया जाता है, ठीक है। तो इस रवैये को देखते हुए स्टूडेंट का क्या करते हैं, स्टूडेंट जो है ना टीचर से कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं, ना जो भी उसने कह दिया उसको बस चुप करके मान लिया। एक पैसिव रवैया होता है उनका क्लासरूम में। पैसिव रवैया क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है कि जी टीचर बोल रही है, हम बस चुप करके सुन रहे हैं और देख रहे हैं, बस हमने नहीं आगे से कहना नहीं टीचर ऐसे क्यों है, नहीं टीचर वैसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये वैसे क्यों है। हमने चुप करके जो हमें इनपुट दी जा रही है हमने वो
चुप करके बस देख लेनी है। तो जी ये जापानीज़ कल्चर में भी यही है, वो टीचर की बात को ना रद्द करते हैं, ना उसको आगे से क्वेश्चन करते हैं, ना क्रिटिसाइज़ करते हैं, और इवन के उनका ये है कि वो कम्युनिकेशन में भी इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि वो समझते हैं कि नहीं जी हमारा कोई हक़ ही नहीं है कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होने का, टीचर से कुछ बात करने का हमारा हक़ ही नहीं है। ठीक है, तो उनका कहना है देयर पैसिवनेस इज़ इंटरप्रेटेड एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट विद इन द जापानीज़ फ्रेम एंड एज अ साइन ऑफ इंडिफरेंस विद इन द वेस्टर्न फ्रेम। ये पैसिवनेस जो है स्टूडेंट की, उसे जापानीज़ कल्चर में रिस्पेक्ट के मामले में ले लिया जाता है, नहीं जी टीचर की बहुत रिस्पेक्ट है जी, इस वजह से वो कोई बात नहीं कर रहा आगे से। जबकि वेस्टर्न फ्रेम में, वेस्टर्न कल्चर में इस चीज़ को इंडिफरेंस के तौर पर लिया जाता है कि नहीं जी बच्चा कुछ कह ही नहीं रहा, बच्चे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, टीचर से बोलती जा रही है, ना वो हाँ में जवाब दे रहा है ना में जवाब दे रहा है, आगे से सवाल भी नहीं कर रहा। नेक्स्ट ये आ जाए विर्चू। चौथा विर्चू था ना, तो उन्होंने विर्चू का एज इन जापानीज़ कल्चर के हवाले से या वेस्टर्न कल्चर के हवाले से कुछ नहीं बताया इस पैराग्राफ में। विर्चू क्या होता है, मॉरल वैल्यूज़ होती हैं। इस पूरे टॉपिक पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि खाली ना कोई सेकंड लैंग्वेज या किसी कल्चर की लैंग्वेज सीख लेने से वो ना लैंग्वेज हम नहीं समझते कि आपको आ गई है जब तक आप उसके कल्चर के वैल्यूज़ ना समझें। ठीक है, तो यू नीड टू अवेयर ऑफ कल्चरली अप्रोप्रिएट वेज टू एड्रेस पीपल, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, मेक रिक्वेस्ट एंड एग्री और डिसएग्री विद समवन। आपको खाली लैंग्वेज आ जाने से कुछ नहीं होता, आपको उसका लैंग्वेज का कल्चर और जैसे वो कल्चर के लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं मॉरली, या वैसे ही आपको वो भी आना चाहिए। ठीक है, आप कैसे किसी से शुक्रिया अदा करेंगे, लोगों को एड्रेस कैसे करेंगे, आप रिक्वेस्ट कैसे करेंगे किसी से, आप किसी से एग्री और डिसएग्री कैसे करेंगे। तो जी ये सारी चीज़ें भी सीखना ज़रूरी हैं, खाली लैंग्वेज सीखना ज़रूरी नहीं है। तो जी द पंच लाइन इज़ स्टूडेंट्स नीड टू लर्न बोथ द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल नॉर्म्स। क्लियर है? बस जी इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।